press the bell icon on YouTube app and never miss another update. वो सब कुछ पॉसिबल है और उससे बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें पॉसिबल है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना, बिकॉज अगर ये कहानी आपको समझ आ गई तो आप किसी भी फील्ड में कितना भी आगे बढ़ सकते हो। एक मछली समुद्र में तैर रही थी। वो तैरते 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 किसी रास्ते से कुएं में आ गई और आ करके वहाँ पे मेंढक को बोली कि तुझे पता है समुद्र कितना बड़ा होता है? तो जो मेंढक था उसने कहा कि भाई मुझे तो नहीं पता। मछली ने कहा बहुत बड़ा होता है। तो मेंढक ने अपना हाथ किया ऐसे करके, कहता अच्छा इतना बड़ा होता है क्या? मेंढक उसने अपनी पूरी जान लगा दी, पूरा हाथ खोल दिया, कहता इतना बड़ा होता है? मछली कहती है नहीं नहीं, इससे भी बहुत बड़ा होता है। उसने कहा अच्छा इतना बड़ा होता हो? उसने अपना और हाथ खोल दिया मेंढक ने, अरे नहीं भाई इससे भी बहुत बड़ा होता है, मैं तुझे कैसे समझाऊं? अच्छा तो फिर इसका मतलब वहां से लेकर के वो जो दीवार दिख रही है, कुएं की जो एक तरफ दीवार थी और दूसरी तरफ थी, वहां से लेकर के वहां तक इतना बड़ा होता होगा? उसने कहा नहीं नहीं, इससे भी बड़ा होता है। और मेंढक बोला कि तू झूठ बोल रही है, क्योंकि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, इस दीवार के आगे तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब मेंढक भी सच बोल रहा है और मछली भी सच बोल रही है। मेंढक को क्या करना है, थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को खोलना है और सिर्फ अज्यूम करना है कि शायद हो सकता है मछली झूठ बोल रही हो सकता है सच बोल रही हो, तब उसके चांसेस हैं उस समुद्र तक जाने के, नहीं तो वो जा ही नहीं सकता, वो जिंदगी भर कुएं में ही रहेगा। दो घर हैं आमने सामने। एक है छोटा सा फ्लैट 1 BHK, मिडिल क्लास फैमिली, और उसमें एक बच्चा रहता है। दूसरी तरफ उन्हीं फ्लैट्स के सामने एक बहुत बड़ा बंगला है, अ ह्यूज हाउस, बहुत बड़ा। वहां पर एक बिलियनियर का बच्चा रहता है, मतलब कि अरबपति खरबपति आदमी है, उसका बच्चा है। तो जब उस सड़क के बीच में खड़े होकर के हम इधर देखते हैं उस बच्चे को और फिर इधर देखते हैं, एक तरफ से एक बच्चा जा रहा है स्कूटर के ऊपर अपने पापा के साथ में बैठ करके, एक तरफ से वो बच्चा जा रहा है बड़ी सी मर्सिडीज में, वो भी S क्लास, ऐसी वैसी नहीं। सामने एक शॉफर है, पीछे वो मजे से बैठा हुआ है और स्कूल जा रहा है अपना स्टाइल में। तो सबके माइंड में क्या आएगा एकदम से देखते ही कि हाँ देखो इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, इसकी किस्मत कितनी बुरी है। अब रियलिटी को देखते हैं, ये है हमारी इमेजिनेशन। अब रियलिटी क्या है उसको जरा पकड़ते हैं। ये जो बच्चा है बिलियनियर का, उसका जो घर है बड़ा सा, उसमें एक बहुत बड़ी बैल्कनी है। वहां पर आकर के खड़ा हो जाता है डेली शाम को 2-3 घंटे के लिए, और उस बैल्कनी में खड़े होकर के बाहर बच्चों को खेलते हुए देखता है। और वो जो दूसरा बच्चा है जिसको हम सोच रहे थे कि जिसकी किस्मत खराब है, वो क्या करता है, डेली शाम को 2 से 3 घंटे उसके जो अपार्टमेंट्स हैं उसके साथ में एक छोटी सी गली है, जहां पर डेली शाम को 10-15 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और कभी पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, कभी पिट्ठू खेलते हैं, कभी क्रिकेट खेलते हैं, कभी फुटबॉल खेलते हैं, कुछ ना कुछ खेलते हैं। और ये जो बच्चा है जिसकी किस्मत अच्छी है, ऐसा दुनिया को लग रहा है, वो वहां पर अपनी बैल्कनी में खड़े होकर के उन बच्चों को देख रहा है। उसको वहां पर जाना अलाउड नहीं है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। 1-2 वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है कि उनका जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से उनको ये सूट नहीं करता कि वो बच्चा जा करके ऐसे बच्चों के साथ में खेले। नंबर 1। नंबर 2, सिक्योरिटी इश्यूज है। नंबर 3, उसको कहा गया है कि आपको घर में ही रहना है, बाहर जाना अलाउड नहीं है। इस तरह की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है उसके ऊपर, वो नहीं जा सकता। उसका मन बहुत है जाने का, बोलता है, लेकिन घर वाले मना कर देते हैं। तो वो क्या करता है, डेली शाम को वहां पर खड़े होकर के उन बच्चों को खेलते हुए देखता है और कोई नहीं देख पा रहा, लेकिन रोज उसकी आंखों के अंदर पानी होता है। बच्चे की नजर से एक दुनिया को देखने की कोशिश करो, अपनी नजर से नहीं। जब हम बड़े हो जाते हैं हमारे लिए पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। एक बच्चे को पैसे से क्या लेना देना है, सोचो। बच्चे की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या है, पैसा या खेल? खेल। और वही उससे छीन लिया गया। उसके पापा के पास उसके लिए टाइम नहीं है, मम्मी अपना किटी पार्टीज में बिजी है। फैक्ट है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। जैसे जैसे पैसा आता है लाइफस्टाइल अपने आप ही चेंज होता चला जाता है। शॉपिंग है, ये है, वो है, सोसाइटी है, पेज 3 पार्टीज है, पता नहीं क्या क्या है। टाइम कहां है भाई बच्चों के लिए? तो उस बच्चे के पास ऑप्शन क्या बचा कि अपने से 50-50 साल बड़े आदमियों के साथ में जाकर के वो खेलता रहे घर के अंदर ही। चाहे घर जितना मर्जी बड़ा हो, क्या उसको मजा आएगा? खुशी छिन गई, हंसी छिन गई।
और वहां पर खड़ा होकर के उन बच्चों को देखे जा रहा है और रोए जा रहा है, आंसू टपक रहे हैं रोज उसके अंदर से, तड़प रहा है कि मुझे खेलना है उनके साथ में, मुझे बाहर जाना है, मुझे किस पिंजरे में कैद कर दिया। सोने का पिंजरा है लेकिन पिंजरा तो है ना, कैद कर दिया है मेरे को यहां पर ला करके, बाहर नहीं निकलने दे रहे, मुझे खेलने नहीं दे रहे। ये हालत हुई पड़ी है उस बच्चे की। और वो जो दूसरा बच्चा है वो मजे से अपनी जिंदगी को जी रहा है, मजे से। अब बताओ किसकी किस्मत अच्छी है, किसकी बुरी है? जो बिलियनियर का बच्चा है उसकी किस्मत खराब है, उसके पास खेल नहीं है, उसके पास में माँ बाप नहीं है, उसके पास खिलौने बहुत हैं, उसके घर में एक कमरा है जो पूरा का पूरा खिलौनों से भरा हुआ है, हजारों खिलौने हैं, और उस मिडिल क्लास वाले बच्चे के पास में सिर्फ 4 खिलौने हैं। लेकिन उन 4 खिलौनों का उस बच्चे में क्रेज है, उसमें इन हजारों खिलौनों का भी कोई क्रेज नहीं है। सोचो एक बच्चे के लिए इससे खराब किस्मत क्या हो सकती है कि उसके अंदर से खिलौनों का ही क्रेज निकल जाए। तो ये है अभी तक का सिनेरियो। अब इसको एक इस कहानी में हल्का सा ट्विस्ट लेकर के आते हैं, हल्का सा मोड़ देते हैं इस कहानी। वो जो बच्चा है मिडिल क्लास बैकग्राउंड का, वो भी बीच बीच में, पूरे टाइम नहीं, जैसे खेल रहा है, खेलते खेलते 2-3 घंटे के लिए खेला, खेलते खेलते थक गया, जा करके बैठा हुआ है, या क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी उसकी बैटिंग आने वाली है, बैठा हुआ है, तो बैठे बैठे वो उस बड़े घर की तरफ देखता है और उस बच्चे को वहां पर खड़ा हुआ देखता है और मन ही मन सोचता है कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, कितने बड़े घर में रह रहा है, कि हमारा ऐसा घर क्यों नहीं है, हमारे पास ऐसी गाड़ी क्यों नहीं है, मेरे पापा के पास में स्कूटर क्यों है, मर्सिडीज क्यों नहीं है, इतना बड़ा घर क्यों नहीं है, घर के अंदर इतनी बड़ी लॉन क्यों नहीं है, इतने सारे नौकर क्यों नहीं है, इतने अच्छे कपड़े क्यों नहीं है, इतने सारे टॉयज क्यों नहीं है। अब किसकी किस्मत अच्छी है, किसकी बुरी है? दोनों की अच्छी है और दोनों की बुरी है। जिस वक्त हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है और हम चाहते हैं, तो हमारी किस्मत बुरी होती है, और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में है, उस मोमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है। और एक तरफ डीप वाटर है, एक तरफ शैलो वाटर है। यहां पर उस स्विमिंग पूल के साइड में 3 लोग बैठे हुए हैं और बैठ करके अपने अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे हैं। तो ये 3 लोग हैं यहां पर जो आराम से देख रहे हैं लोगों को स्विमिंग करते हुए। और पहले वाला जो बंदा है वो मन ही मन सोच रहा है, कह रहा है कि यार ये जो कर रहे हैं ये देखने में बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, पता नहीं कैसे कर पा रहे, इतना गहरा पानी है, ऊपर रह कैसे पा रहे हैं। मैंने कई बार ट्राई किया, मैं नहीं रह पाता। और उसका मन तो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर एक डर है कि अगर मैं गया और डूब गया तो क्या होगा, कोई मुझे बचाएगा भी या नहीं बचाएगा। चलो मेरा तो जो होगा सो होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। और उसने मरते दम तक कभी भी ट्राई ही नहीं किया स्विमिंग करने का। तो ये रास्ता कहां जा रहा है? गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है। इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी जड़ क्या है? कि स्विमिंग करना मुश्किल है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चीज बैठी हुई है, तभी सारे के सारे डर है ना। तो उसके दिमाग में वो चीज बैठी हुई है और वो मुश्किल धीरे धीरे नामुमकिन बन गया। मुश्किल की 1000 वजह उसके सामने आ गई और उस डर की वजह से वो बंदा पैरालाइज हो गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही एक्शन लेने की। दूसरा वहां पर जो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उसने देखा वहां पे लोगों को स्विमिंग करते हुए और देख करके वो मन ही मन सोच रहा है, यार इसमें क्या बड़ी बात है। गहरे में देख रहा है लोगों को स्विमिंग करते हुए, उसको स्विमिंग आती नहीं है, करना है, डिजायर है, लेकिन देख करके बोल क्या रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है, हाथ पैर ही तो हिलाने हैं, इनसे अच्छा तो मैं कर लूंगा। जैसे आप लोगों के साथ भी कई बार हुआ होगा कि अपने दोस्तों के साथ में बैठ करके क्रिकेट मैच देख रहे हैं और एक बंदा ढंग से बैटिंग नहीं कर रहा, मतलब उससे 2-3 बॉल मिस हो गई और सामने से आपका एक गोलू मोलू सा दोस्त बोल रहा है, कहता है यार ये क्या खेल रहा है, इससे बढ़िया तो मैं खेल लूंगा। होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस। तो वही हुआ उसके साथ में कि उसने देखा और देख करके उसने अपने दिमाग में बोला ये क्या है, संदीप महेश्वरी बोलता रहता है आसान है आसान है आसान है। वो खड़ा हुआ अपनी जगह से, जा करके उसने सीधा जा करके छलांग लगा दी गहरे पानी में। अब इस बंदे का क्या होगा बताने की जरूरत है? गारंटीड या तो डूबेगा, डूबा तो मरा, या अगर किसी की नजर पड़ गई तो उसको उठा करके बाहर रखेंगे और पूछेंगे भाई क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए, क्यों किया ये सब। और ये भी रास्ता गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है।
क्योंकि जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे, बिना एक काम को सीखे कि करना कैसे है, हम सीधा जा करके गहरे पानी में छलांग लगा देते हैं। ये दो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं। एक तरफ तो हमारे दिमाग में एक डर बैठा हुआ है, एक तरफ इतनी जल्दीबाजी है कि बिना सोचे समझे हम एकदम से छलांग लगा रहे हैं। यहां पर भी मरे ही मरे, क्योंकि अगर वो बंदा बच भी गया, उसको किसी ने बचा भी लिया, तो जिंदगी भर के लिए उसके अंदर एक डर बैठ जाएगा कि मैंने स्विमिंग करी थी, मैं नहीं कर पाया, डूबते डूबते बचा, अब मैं कभी ट्राई नहीं करूंगा। ना तो वो स्विमिंग ट्राई करेगा, ना ही कुछ और ट्राई कर पाएगा, क्योंकि बार बार उसको अपना वो फेलियर याद आएगा कि यार जो मेरे साथ स्विमिंग में हुआ था वो कहीं यहां भी ना हो। वो डर हमेशा के लिए उसको अंदर ही अंदर खाता रहेगा। तो ये दोनों रास्ते कहां जा रहे हैं? फेलियर की तरफ, गारंटीड फेलियर की तरफ। इन दोनों के बीच में, इन दो एक्सट्रीम सिचुएशंस के बीच में एक सिंपल सा रास्ता जा रहा है जो सक्सेस की तरफ जा रहा है। मतलब कि जो तीसरा लड़का बैठा हुआ है, उसने क्या किया, उसने देखा वहां पे लोगों को स्विमिंग करते हुए, ना तो वो डरा, उसने कहा कि यार जब ये लोग कर सकते हैं जो बिल्कुल देखने में मेरे जैसे हैं, इनकी भी दो आंखें हैं, दो हाथ है, दो पैर हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी कर सकता हूं। लेकिन सीधा जाकर के उसने छलांग नहीं लगाई गहरे पानी में, उसने जाकर के उन लोगों से पूछा जो स्विमिंग जानते हैं, उनसे समझा कि स्विमिंग आपने कहां से सीखी थी, कैसे शुरुआत करी थी। उन लोगों ने इशारा किया कि अभी हम यहां कर रहे हैं गहरे पानी में, लेकिन हमने शुरुआत वहां से करी थी। हर आदमी की शुरुआत तो शैलो वाटर से ही होती है ना। और उस बंदे ने उस बात को समझा, सीखा और शैलो वाटर में गया, और अब वो प्रैक्टिस कर रहा है। जो भी उसको बात समझ आई, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। और क्या यहां पर उस शैलो वाटर में उस बंदे के लिए कोई रिस्क है? कोई डर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पैर जमीन पर है। सो सिंपल। तो उसने क्या किया, जा करके शैलो वाटर में स्विमिंग को करना सीखा। धीरे धीरे ट्राई करता रहा, करता रहा, करता रहा, उसको स्विमिंग आ गई। अभी भी डीप वाटर में जा करके सीधा सेंटर में नहीं गया वो, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरी टक्कर हुई तो डूबा तो कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। तो वो साइड साइड में स्विमिंग कर रहा है गहरे पानी में, शैलो में सीखने के बाद में, ताकि अगर कभी डूबा तो पास में रॉड है जिसको पकड़ा जा सकता है, बचा जा सकता है। जब वहां पर एक्सपर्ट हो गया तो वो कहां गया? गहरे पानी। किसने रोका है? अब उसको आ गई है स्विमिंग, तो अब वो गहरे पानी में स्विमिंग कर रहा है तरह तरह से, और अपने आप ही सीखता चला जा रहा है। कभी सीधी स्विमिंग, कभी उल्टी स्विमिंग, कभी डाइव मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और जब वो एक्सपर्ट हो गया और अभी भी उसका कोई डिजायर है कि और आगे बढ़ूं, तो क्या अब वो यहां से निकल करके एक बड़ी और गहरी नदी में स्विमिंग कर सकता है? यस और नो? यस। अगर वो चाहे तो कर सकता है, क्योंकि अब वो स्विमिंग सीख चुका है, जो दुनिया के लिए देखने में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसने इतनी प्रैक्टिस करी है वहां पर कि उसके लिए नदी में स्विमिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे लहरों के साथ तैरना हो, चाहे लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ना हो। मैं रोज की तरह अपने घर के पास वाले एक पार्क में वॉक कर रहा था, और एकदम से ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश होने लगी एकदम तेज। तो मैंने इमीडिएटली अपने हाथ ऐसे रखे ताकि मेरे चश्मे पे पानी ना आए, और जा करके सीधा एक शेड के नीचे चला गया। उसके कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर उस शेड के नीचे और भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, मैं अपने आसपास में सुन रहा था। लेकिन मैंने एक चीज नोट करी कि ज्यादातर लोग, उनका ध्यान बारिश की तरफ नहीं था, बारिश की वजह से होने वाली जो प्रॉब्लम्स थी उसकी तरफ था। जैसे मेरे यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाकर के दो लड़के खड़े हुए थे, वो आपस में बात कर रहे थे कि भाई आज ट्रैफिक का बड़ा बुरा हाल होने वाला है, बारिश इतनी तेज हो रही है। तो वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। एक वहां पे अंकल जी थे पीछे, वाइफ को बोल रहे थे कि भाई मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि छाता रख ले, छाता रख ले, अब देख मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। तो इस तरह की बातें हो रही थी, तरह तरह की। तभी मैंने एकदम से देखा कि सामने से, मतलब मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मेरे यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ था, मुझे अभी भी एग्जैक्ट याद है। वो लड़का इनफैक्ट वो काफी बड़ा कैरेक्टर था, बहुत सीरियस, मतलब बहुत टेंशन में था वो। हुआ क्या था, उसकी जेब में एक नोट पड़ा हुआ था जो गीला हो गया था, 20 रुपए का। तो उसको हिला हिला करके सुखाई जा रहा है, उसको फूंक मार रहा और ये सब चीजें। तो मैं पहले, मेरा ध्यान उसकी तरफ था, फिर मैंने जैसे ही उधर देखा तो उधर से एक आदमी आ रहा था शेड की तरफ। उसका भी एक हाथ ऐसे था, लेकिन दूसरे हाथ से उसने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ था, छोटी सी बच्ची, 4-5 साल की, बड़ी प्यारी बच्ची। फर्क ये था कि उस बच्ची का हाथ ऐसे नहीं था, उसका हाथ ऐसे था, ऐसे था। और वो बच्ची बड़ी प्यारी प्यारी हरकतें कर रही थी। मैंने देखा वहां से ऐसे उसका हाथ था, बार बार उस पर पानी की बूंदें गिर रही, वो इकट्ठा कर रही और पी रही, इकट्ठा कर रही और पी रही, इकट्ठा कर रही और पी रही।
तो जैसे ही वो शेड के पास आए, मैं थोड़ा सा साइड हो गया। तो इधर वो मेरे नोट सुखाने की मशीन थी, इधर मैं सोच रहा था अपने भी नोट निकाल के दे दूं, भाई ये भी सुखा दे। इधर वो बच्ची खड़ी हुई थी, वो छोटी सी प्यारी सी, और मेरा फिर पूरा ध्यान उस बच्ची की तरफ ही था, इतनी इतनी प्यारी बच्ची। और इधर उसके पापा अपने मोबाइल पे कुछ काम कर रहे थे। वो बच्ची को अभी भी चैन नहीं आया, शेड के नीचे आ गई, लेकिन अभी भी बार बार अपना हाथ बाहर निकाल के, एक हाथ से पापा को पकड़ा हुआ डर रही, दूसरे हाथ से ऐसे बाहर निकाल के बार बार पानी भर रही और पी रही। कभी पानी भर रही अपने मुंह पे फेंक रही। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने अपने पापा से पूछा कि पापा ये बारिश रोज क्यों नहीं होती? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था। उसके पापा ने कहा, वो अपने मोबाइल पे लगे हुए थे, हाँ बेटा होगी होगी, रोज होगी, रोज होगी, रोज होगी। वो बच्ची फिर अपने खेल में लग गई। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं क्यों उसने दोबारा से पूछा अपने पापा से, बताओ ना पापा रोज क्यों नहीं होती? इस बार उसको कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन मुझे मिल गया। मुझे सब कुछ समझ आ गया कि क्या वो वजह है, क्या फर्क होता है उन लोगों में जो खुद के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और खुद के सबसे अच्छे दुश्मन होते हैं। क्या फर्क है उन दोनों लोगों में? देखो बहुत सिंपल है। जब बारिश होती है आसमान से, हम सबके ऊपर होती है, क्या एक जैसे होती है या अलग अलग तरीके से होती है? एक जैसे होती है, कोई पार्शियलिटी नहीं करती। आप अमीर हो, गरीब हो, काले हो, गोरे हो, बच्चे हो, बड़े हो, कोई फर्क करती है क्या बारिश? नहीं करती, सब पे एक जैसी होती है। बिल्कुल उसी तरह से वो शक्ति, वो एनर्जी जिससे पूरी दुनिया चल रही है, जिससे अभी अगर आप अभी फील करने की कोशिश करो, आपकी सांसें चल रही है, मेरी सांसें चल रही है। जिस शक्ति में इतनी ताकत है कि अगर वो चाहे तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा, इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है, और एक सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में इस दुनिया को दोबारा से बना भी सकती है। उसको आप साइंटिफिकली चाहे एनर्जी का नाम दे दो, चाहे स्पिरिचुअली भगवान कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, कुछ भी कहते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बिल्कुल उस बारिश की तरह उस शक्ति की भी बारिश हम सब पर होती रहती है, उस एनर्जी की भी बारिश होती रहती है, और सब पर एक जैसे होती है। फिर चाहे आप अमिताभ बच्चन हो, बिल गेट्स हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्टेज पे खड़े हो या वहां बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क क्या है? देखो बहुत सिंपल है, वही फर्क जो उस बारिश में था, जो मैंने नोट किया उस बच्ची के बीच में और औरों के बीच में। कुछ लोगों का हाथ ऐसे होता है और कुछ का ऐसे होता है, वही फर्क। जिनका ऐसे होता है वो बारिश उन पर होती तो है, लेकिन छू करके बह जाती है, चली जाती है, उनके अंदर तक नहीं जा पाती, अपना काम नहीं कर पाती। लेकिन जिनका ऐसे होता है वो उसको पी लेते हैं, उनके अंदर चली जाती है, और उसके बाद में जो काम करती है वो एनर्जी करती है, नाम इंसान का हो जाता है। अब ये जो बिलीफ है पैसे पेड़ पे लगते हैं या नहीं, इसकी एक कहानी है एक गांव की। एक गांव में 2 दोस्त होते थे और उनका काम था कि वो कुछ नहीं करते थे पूरा दिन। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बैठे रहते थे अपना मजे से। अब बैठे बैठे उन्होंने देखा कि जो गांव की औरतें हैं वो पानी का जो मटका होता है वो भर करके जाती हैं 1 किलोमीटर दूर, धीरे 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 धीरे, और वहां से पानी भर के लाती हैं। क्यों? क्योंकि उस गांव में सूखा था, उस गांव में पानी नहीं था, तो एक दूर नदी में जाना पड़ता था पानी लेने के लिए, 1-1.5 किलोमीटर दूर। तो वो जाती हैं, पानी लेकर के आती है, दिन के 2 चक्कर लगाती है, फिर भी शाम तक आवाज आती है, अरे पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। मतलब पानी जितना भी ले हो कम पड़ जाता है। तो उन्होंने आइडिया लगाया, उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, इनके बिहाफ पर हम जाएंगे मटका लेकर के और 25-25 पैसे लेंगे गांव वालों से। हम कहेंगे ठीक है हम गांव जाएंगे और लेके आएंगे मटका। कहते बढ़िया यार चल करते हैं, खाली बैठे हैं, इससे अच्छा कुछ तो कर लेते हैं। अब वो करना शुरू कर देते हैं, काम चल पड़ता है क्योंकि लोगों की जरूरत थी। लोगों ने उनको 25-25 पैसे देना शुरू किया और उन्होंने मटके लाने शुरू करे। शुरू में 5 मटके लाए, फिर 10 लाए, फिर 20 लाए, दिन में 40-40 मटके लाने लग गए। ऐसे ही करते 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 मटके लाते लाते 10 साल निकल गए। 10 साल बाद उनका जो एक दोस्त था जिसने बोला था कि यार कुछ करते हैं, उसने कहा कि भाई ऐसे कब तक चलेगा, मैं रोज सुबह जाता हूं और रात तक हम मटके धोते रहते हैं। आज तो हमारे पैरों में दम है, घुटनों में दम है, आज हम कर पा रहे हैं, कल को मैं बीमार पड़ गया, कुछ हो गया तो मेरे घर का चूल्हा कहां से चलेगा। दूसरे दोस्त ने कहा अरे शांति से बैठना यार, मजे तो आ रहे हैं, क्या जरूरत है तेरे को पंगे लेने की। जैसे आप लोगों के साथ भी बहुत बार हुआ होगा, आपने कहा होगा कुछ करते हैं यार, अपने किसी दोस्त को जाकर चल हट।
तो क्या हुआ, वो गया और जा करके उसने कहा भाई मुझे तो कुछ करना है। वो दूसरे गांव में चला गया, जा करके देखने लगा लोगों को, उसने कहा कुछ करना है, उसको नहीं पता था क्या करना है। उसने एक बड़ी मजेदार सी चीज देखी एक दूसरे गांव में। वहां पे देखा उसने कि एक सुराही है मटके की, एक कुम्हार ने एक सुराही सी बनाई है। उनके गांव में तो सिर्फ मटके होते थे और उसमें आगे एक नल सी निकली हुई है जहां पे लोग कपड़ा फंसा के रखते हैं ताकि अंदर हाथ ना डालना पड़े और हाथ गंदा ना हो। उसने कहा यार ये बहुत बढ़िया चीज है। उस टाइम तक मेटल की चीजें नहीं होती थी, वो सब नहीं होता था। तो उसने कहा यार ये बहुत बढ़िया चीज है, ये पाइप सी जो चीज है अगर इसको मैं कुम्हार से बात करूं और थोड़ा और बड़ा कर दें तो क्या होगा, एक पाइपलाइन बन सकती है। जब इतनी बन सकती है तो इतनी भी बन सकती है ना। तो उसने कहा कि यार एक काम करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। वो बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने कहा और किसी तरीके से इतनी बड़ी हो जाए कि अगर नदी से गांव तक आ जाए तो पूरी पूरी पाइपलाइन आ जाएगी, यहीं बैठे बैठे पानी आ जाएगा। उसने आकर के अपने दोस्त को बताया। उसने कहा तू पागल हो गया, तुझे पता है कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, पता भी है मिट्टी की पाइपलाइन टूट जाएगी, उसमें कंकड़ फंस जाएंगे, पानी नहीं आएगा। एंड में उसने कह दिया हो ही नहीं सकता, चल बैठ जा शांति से। उसके पास 1000 वजह थी वो पाइपलाइन ना बनाने की, लेकिन उस बंदे के पास सिर्फ एक वजह थी पाइपलाइन बनाने की कि भाई मुझे तो बनानी है। उसने पाइपलाइन पे काम शुरू कर दिया। प्रॉब्लम्स आई, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, सबको आती है। प्रॉब्लम्स आई लेकिन पाइपलाइन बनके तैयार हो गई 3 महीने बाद। और जब पाइपलाइन तैयार हुई तो क्या हुआ, पानी आने लग गया वहां से। ये साइंटिफिक बात किसने बताई? एक्सीलेंट, टेक्निकल। आई एम श्योर आपने इंजीनियरिंग या कुछ कर रखा होगा। तो वहां से पानी आने लगा, पानी आया उस पाइपलाइन से। और जैसे ही पानी आया उसका जो दूसरा दोस्त था वो अगले ही दिन, 10 दिन नहीं लगे, उसके अगले ही दिन अनएम्प्लॉयड हो गया। क्यों? क्योंकि वो 25 पैसे का मटका अब उसने 10 पैसे का देना शुरू कर दिया। क्योंकि अब तो पाइपलाइन लग गई। दिन के 100 मटके भी दे सकते हैं, 1000 भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं। और जैसे ही ये पाइपलाइन लगी और गांव के लोग भी आने लग गए उसके पास। कहते यार हमारे भी गांव में एक पाइपलाइन लगा दो, हमारे भी गांव में पाइपलाइन लगा दो, हमारे भी गांव में पाइपलाइन लगा दो। धीरे धीरे वो आदमी देखते ही देखते सिर्फ उस गांव का नहीं, उस कस्बे का नहीं, दूर दूर तक के सारे गांव में का सबसे अमीर लोगों में से एक आदमी बन गया। ये कहानी है 2 बच्चों की जो एक गांव में रहते थे। उनमें से एक 6 साल का था और एक 10 साल का। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल शोले के जय और वीरू जैसे। दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ नहाते धोते। नहीं धोते नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तो एक दिन वो दोनों गांव से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था 10 साल वाला, वो कुएं में गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गया क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। अब जो दूसरा बच्चा था छोटा सा 6 साल का, उसने अपने आसपास में देखा और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं दिखा जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए। और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे जिसपे एक रस्सी बंधी हुई थी। उसने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंक दिया और अपने दोस्त को बोला कि पकड़ ले इसको। उसके दोस्त ने पकड़ा और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके पागलों की तरह उसको खींचने लगा। खींचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसने। छोटे से बच्चे ने, 6 साल के और 10 साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था। खींचता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपने दोस्त को बचा नहीं लिया, जब तक वो बाहर नहीं आ गया। अब यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ये कहानी समझ आती है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ये 2 बच्चे जब दोनों एक हो गए, जब बाहर आए और आकर के गले मिल रहे, रो रहे और खुश हो रहे, एक तरफ से उनको डर भी लग रहा था। डर था कि अब गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुएं में गिर गए और ये सब चीजें हुई। लेकिन मजे की बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जब गांव गए और जा करके उन्होंने अपने घर वालों को बताया, बाकी गांव वालों को बताया, तो किसी ने विश्वास नहीं किया, पूरे गांव वालों ने। और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक बाल्टी पानी से भरी हुई वो उठा सके। तो इतने बड़े बच्चे को इतनी ऊपर खींचना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक आदमी था उस गांव में, उसने विश्वास कर लिया। उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक। और सबको लगा कि यार ये कभी झूठ नहीं बोलते, अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई वजह होगी जिस वजह से ऐसा कह रहे हैं। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के उनके पास में गए और जाकर के बोले कि देखो जी, हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा, आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनको हंसी आ गई। वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बताऊं, वो बच्चा बता तो रहा है उसने कैसे किया।
बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंका। उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा, उसने रस्सी को खींचा और अपने दोस्त को बचा लिया। तो आपको पता तो है उसने कैसे किया, बच्चा बता तो रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं। तो सारे गांव वाले उनकी शक्ल देख रहे। फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर पाया, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया, कि उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई। और बोले इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक, कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया, उस टाइम पे उस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता। बोले कोई नहीं था, कोई नहीं, यहां तक कि वो खुद भी नहीं, वो खुद भी नहीं। तो उसके अंदर जब मैं जाता गया तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी मिली जहां पर हर इस सवाल का जवाब छुपा हुआ था। और ये कहानी ऐसी है जो शायद आपने मेरी तरह ही पता नहीं कितनी बार सुनी होगी, बहुत बार सुनी होगी। ये महाभारत की कहानी है। एक बार अपने एक आश्रम में द्रोणाचार्य का नाम सुना है सबने? द्रोणाचार्य, उन्होंने पांचों पांडवों को बुलाया किसी चीज के लिए। और जहां वो लोग खड़े थे, जहां पर वो गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे और साथ में वो 5 पांडव खड़े थे, उसके सामने एक नदी थी, उसके सामने एक पेड़ के ऊपर एक बर्ड को रख दिया, एक लकड़ी की बर्ड को, लकड़ी के पक्षी को रख दिया। और उन 5 को बोला कि जा करके इस पे निशाना लगाना है, निशाना लगाना है इसकी आंख पे, इसकी आंख पे निशाना लगाना है। और एक एक करके उनको बुलाया। सबसे पहले आया युधिष्ठिर, वहां पर आकर के खड़ा हो गया। अब इस कहानी को ना थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बिकॉज हो सकता है आपने बहुत बार सुनी होगी लेकिन ये सोच करके छोड़ दी होगी कि हाँ ठीक है, ये तो एक कहानी है। ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनते हैं और उसको छोड़ दिया। जबकि अगर ये कहानी समझ आ गई तो आप अपने किसी भी सपने को सच कर सकते हो। मतलब हमारा माइंड क्या करता है, इंफॉर्मेशन के लिए भूखा है हमारा ये माइंड। वो चाहता है कि मैं सब जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लूं, मैं और जान जाऊं और जान जाऊं और जान जाऊं। जबकि सच में अगर कुछ करना है तो कम जानना है और जितना जानना है उस पर फोकस करना है। एक्चुअल में जो रियलिटी, हम सिर्फ जानने के लिए भाग रहे हैं कि और 4-5 वीडियोस देख लूं और कुछ देख लूं और 10-15 बुक्स पढ़ लूं और गूगल पे कुछ सर्चिंग कर लूं और कुछ जान जाऊं। जितना जानते जाओगे उतना ही कंफ्यूज होते चले जाओगे। तो इस कहानी को ध्यान से समझना। सबसे पहले युधिष्ठिर आया, आ करके वो निशाना लगाने लगा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? कहता मुझे सब कुछ दिख रहा है। कहते और क्या दिख रहा है? कहते और मुझे आसमान दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, टहनियां दिख रही है, नदी दिख रही है, बादल दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। कहते बहुत अच्छी बात है, जाके साइड में खड़े हो जाओ। उनको शांति से साइड में खड़ा कर दिया। उसके बाद में भीम आया। भीम से भी दोबारा से यही सवाल पूछा कि तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। उसने भी अपनी पूरी लिस्ट बता दी, मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। फाइनली अर्जुन आया। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? अब उनमें और अर्जुन में हल्का सा फर्क यह था कि अर्जुन की बॉडी में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुई, मतलब पलक तक नहीं झपकाई, और ऐसे जाकर के वो खड़ा हो गया अर्जुन। और उससे पूछा गुरु द्रोणाचार्य ने कि तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे बर्ड की आंख दिख रही है, मतलब इस पक्षी की आंख दिख रही है। गुरु ने थोड़ा सा उसको हिलाने की कोशिश करी, बोले ध्यान से देखो कुछ और भी दिख रहा होगा, और भी बहुत सारी चीजें वहां पे। नहीं गुरुजी, मुझे सिर्फ उस पक्षी की आंख दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा। कहते चलाओ बाण। उसने बाण चलाया और सीधा जा करके उस पक्षी की आंख में। ऐसा क्यों हुआ? बस इतना सा फर्क है जो आदमी कामयाब हो जाता है और जो नहीं हो पाता उसमें। इतना सा फर्क है जो आदमी अपनी इल्यूजन को रियलिटी बना पाता है और नहीं बना पाता उसमें। फोकस का, फोकस का। बहुत साल पहले मैंने कहानी सुनी थी जिसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ था मेरी लाइफ में। ये कहानी है एक ऑफिस की, एक ऑफिस की और उसके एम्प्लॉइज की। एक बार एक ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉइज सुबह सुबह जब ऑफिस आते हैं अपने अपने कैबिन में, तो उनकी डेस्क के ऊपर एक लेटर पड़ा होता है, एक लेटर रखा हुआ होता है,
और उस लेटर में लिखा था कि वो इंसान, इस कंपनी का वो एम्प्लॉय जिसकी वजह से आपकी प्रमोशन नहीं हो रही थी या जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। और अब अगर आप आखिरी बार उस एम्प्लॉय की शक्ल देखना चाहते हैं तो ये एड्रेस है, यहां पर अगले 1 घंटे में पहुंचाइए। जैसे ही उस एड्रेस पे गए तो वहां पर एक कॉफिन पड़ा हुआ था। कॉफिन होता है, उसको जब लोगों ने दूर से देखा तो एक तरफ तो सबको दुख हो रहा था, बुरा लग रहा था कि यार ये नहीं होना चाहिए था, और दूसरी तरफ से उनको थोड़ी बहुत खुशी भी हो रही थी कि चलो अच्छा है, मेरी रास्ते का जो सबसे बड़ा पत्थर था वो हट गया। लेकिन फिर एक एक करके जैसे ही वो लोग उस कॉफिन के पास गए और जा करके उन्होंने उस एम्प्लॉय की शक्ल देखी उस कॉफिन के अंदर, तो उन्हें खुद पे शर्म आने लगी, क्योंकि उस कॉफिन में कोई नहीं था, सिर्फ एक शीशा था, एक मिरर था जिसमें उनकी खुद की शक्ल दिख रही थी। हम सब भी तो यही करते हैं अपनी लाइफ में कि सारा ब्लेम उठा करके किसी सिचुएशन पे डाल दिया, किसी और इंसान पे डाल दिया, सब जगह डाल दिया सिवाय एक इंसान के, खुद पे। ये कहानी है 1938 की, कैरली नाम के एक आदमी की, हंगेरियन आर्मी में, हंगरी करके एक कंट्री है, उसकी आर्मी में था, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। पिस्टल शूटर, जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था, और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा। सब कंफर्म था, मतलब सब सेट हो चुका था, और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है, और वो कामयाब हो गया। उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फर्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, क्योंकि वो आर्मी में था, तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया, कट गया हाथ, और इतने बुरे तरीके से गया कि दोबारा कभी नहीं आया। मतलब सब खत्म, जो उसका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म, रातों रात खत्म। उसकी जगह कोई भी और होता हम में से तो क्या करता? क्या करता? सरेंडर कर देता, या सारा ब्लेम उठा करके भगवान पे डाल देता। भगवान आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ में? कैसे कर सकते हो कि मेरा जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक सपना, एक ही फोकस, मैंने सब कुछ सही किया, और लास्ट मोमेंट पे जब मैं वो करने ही वाला था अपने सपने को सच, आपने सब कुछ खत्म कर दिया, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ ले लिया, और रोने लग जाता। और दुनिया उसको समझ जाती। जो वो जाता और जाकर के रोता तो उसको 10 कंधे मिल जाते सर रखने के लिए कि हाँ हाँ हाँ, हम समझ सकते हैं तेरे साथ क्या हुआ है, हम समझ सकते हैं तेरे पे क्या बीत रही है, जैसा होता है। हाँ, हम चले जाते हैं और कंधे ढूंढने लग जाते हैं कि हम गए और जा करके और वो लोग वो करते। लेकिन ये था औरों के लिए, केरली के लिए नहीं। उसका कुछ और ही मिशन था। उसके पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए, या जहां भी जाए लोग इसी चीज के बारे में पूरी जिंदगी बात करते रहे, या अपना जो गोल था जिसपे उसने फोकस किया हुआ था उसको पकड़ करके रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था, उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। वो जो उसके पास था, और क्या था उसके पास में? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। तो शूटिंग क्या करता? कितनी दूर की बात है। एक इल्यूजन था, रियलिटी नहीं थी, इल्यूजन था, भ्रम था। अगर उस टाइम पे उसने किसी को बोला होता हम में से आकर के कि मेरा ये राइट हैंड चला गया जिसपे मैंने सालों से मेहनत करी है, और अब मैं लेफ्ट हैंड से जिससे मैं लिख भी नहीं सकता, उससे मैं गोल्ड मेडल जीतने वाला हूं, या इसको, इस हाथ को मैं अपने वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाने वाला हूं, तो हम क्या कहते? तू पागल हो गया, पागल हो गया है, नहीं हो सकता। लेकिन उसने वेट नहीं किया, उसको परवाह नहीं थी, उसको कोई कंधा नहीं चाहिए था रोने के लिए। उसने अपना सारा फोकस उठा करके यहां डाल दिया, और सही 1 महीने बाद, 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला इस हाथ के लिए। 1 महीने बाद हॉस्पिटल से बाहर आया और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी इस हाथ की। सही 1 महीने बाद उसको दर्द हो रहा था अभी भी यहाँ पे,
क्योंकि ये हाथ जा चुका था और यहां पे दर्द, बुरी हालत, पेन, ऊपर से लेफ्ट हैंड जिसमें इतनी पावर नहीं थी उसको ट्रेन करने का दर्द, जीरो से शुरू करने का दर्द। लेकिन उसने वहां पे कहीं पे फोकस नहीं किया, उसने फोकस किया सिर्फ एक गोल पे, जो था कि मेरे को अपने इस हाथ को पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और उसने अपना सारा फोकस उठा करके वहां डाल दिया। ट्रेनिंग के 1 साल बाद, मतलब कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी वहीं पे हंगरी में, और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे वहां पर। उनके पास आ गया और जैसे ही उन लोगों ने इसको देखा वो चौंक गए पहले तो, फिर बड़े खुश हुए। उन्होंने जा करके उसको कांग्रेचुलेट किया, कहा कि यार देखो ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की, वो सीक्रेट में कर रहा था, मतलब सीक्रेटली कर रहा था, किसी को बताया नहीं था उसने, क्योंकि उसको ये था कि अगर मैंने किसी को भी बताया तो लोगों के अजीब से रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे, तो क्या जरूरत है उन रिएक्शंस की, छोड़ो ना। उसने फोकस किया और उसने जवाब दिया बाकी सब लोगों को जो उससे हौसला बढ़ाने की बातें कर रहे थे। कहता मैं यहां पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूं, तुमसे लड़ने आया हूं, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, दम है तो लड़ो। और कंपटीशन हुआ। बाकी सब वहां पर जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से। दोनों में से जो बेस्ट हैंड था उससे कॉम्पीट कर रहे थे, ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, ओनली हैंड से। कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरली जीत गया, नेशनल चैंपियनशिप जीत गया। लेकिन वो यहां नहीं रुका, उसका गोल बिल्कुल क्लियर था, फोकस बिल्कुल क्लियर था। बहुत लाइमलाइट मिली, बहुत जगह न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, पूरी दुनिया में उसके बारे में बातें होने लग गई कि एक आदमी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और अब आकर के देखो उसने नेशनल चैंपियनशिप जीत ली। कोई भी और होता उसका दिमाग खराब हो जाता। 4 जगह टीवी इंटरव्यूज में चला जाता, यहां चला जाता, वहां चला जाता, मीडिया में, यहां पे वहां पे। दिमाग खराब होने में 1 सेकंड लगता है, डिस्ट्रैक्ट होने में 1 सेकंड लगता है, फोकस हटने में 1 सेकंड लगता है, मतलब वो सेलिब्रिटी बन जाता, वहां के बिग बॉस में चला जाता। या वो कौन सा आता है नच बलिए, वहां चला जाता और जाकर के डांस करता। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाला 1940 पे, जब ओलंपिक्स होने वाले थे, कि 1940s में जो ओलंपिक्स होंगे वहां पे मैं जीतूंगा। और पूरी दुनिया को यकीन हो गया था कि ये ही जीतेगा, क्योंकि उस टाइम उसकी एज भी सही थी, सब कुछ सही था और वो बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रहा था। लेकिन 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए, वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल, उसका सपना खत्म। क्योंकि स्पोर्ट्स में एज का बहुत बड़ा फैक्टर है। एक पीक स्टेट बोलते हैं किसी भी एथलीट की, वो पीक स्टेट एक एज में जाकर के अचीव हो जाती है, उसके बाद में धीरे 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 वो नीचे आने लग जाते हैं। और जो यंगर जो प्लेयर्स आते हैं निकल करके, उनसे कॉम्पीट करना अपने आप में प्रॉब्लमैटिक होता चला जाता है, मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन मुश्किल नाम का ये वर्ड था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में, था ही नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज वेज के फंडे औरों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। उसने अपना सारा फोकस उठा करके कहां डाल दिया? 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे उसके ऊपर। और 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए, वर्ल्ड वॉर की वजह से फिर से कैंसिल। फिर उसने हार नहीं मानी, उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। 1938 में उसकी एज थी 28 साल, 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 इयर्स, 38 साल। और वो किससे कॉम्पीट कर रहा था? अपने लेफ्ट हैंड से। लेकिन वो गया और पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। जीत गया।
और पूरी दुनिया हिल गई कि ये कैसे हो सकता है। पूरी दुनिया के लिए एक इल्यूजन जैसा था जो रियलिटी बन चुका था। सिर्फ एक आदमी के फोकस करने की वजह से उसने फोकस किया अपनी ड्रीम पे और वो सच हो गया, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स दोबारा कॉम्पीट किया उसने और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरली दोबारा जीत गया 4 साल बाद दोबारा से, और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलंपिक्स की। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल्स नहीं जीते थे। और किसने जीता? कैरली। बात है 1989 की। 1989 एक क्रिकेट मैच हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया ऑलमोस्ट हारने ही वाला था। टेस्ट मैच था और 5वां दिन था जिस दिन उनको ड्रॉ करवाना था इंडिया को मैच, लेकिन सामने से वसीम अकरम, वकार यूनिस, उनके सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। बड़े बड़े दिग्गज आउट हो गए थे और सबको श्योर हो गया था कि इंडिया अब बस हारने ही वाला है, अब इंडिया को कोई नहीं बचा सकता। उस टाइम पे जब अजरुद्दीन और रवि शास्त्री, श्रीकांत जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स आउट हो गए तो एक 16 साल का लड़का आकर के पिच पे खड़ा हो गया वकार यूनिस के सामने, और वहां पर बाकी के जितने भी प्लेयर्स थे उन सबकी ये वर्डिंग है कि उससे फास्ट पिच हमने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। जितनी ग्रास थी उस पिच पे, मतलब उससे फास्ट पिच हमने कहीं नहीं देखी। इतनी तेज थी वो पिच कि किसी को बॉल ही नहीं दिख रही थी। खेलते क्या, बॉल तक नहीं दिख रही थी, इतनी तेज आ रही थी बॉल। और वो 16 साल का लड़का वहां पे खड़ा हुआ और एक बॉल आई बाउंसर वकार यूनिस की 150 की स्पीड पे, टप्पा पड़ा और सीधा आकर के उसकी नाक पे, और खून निकलने लगा। चारों तरफ खून ही खून, उसके कपड़ों पे, उसके ग्लव्स पे, उसके फेस पे। उधर से फिजियोथेरेपिस्ट भागता हुआ आया। क्रीज की दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू था, वो आया। सब आकर के खड़े हो गए। पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स भागते हुए आए देखने के लिए कि भाई क्या हुआ। और सब तरफ खून ही खून। उधर से फिजियोथेरेपिस्ट आया, आकर के उसने रुई रखी नाक पे खून को रोकने के लिए, लेकिन खून निकले जा रहा है इधर उधर। और फिर सिद्धू ने आकर के उसको बोला कि तुम ऐसा करो, तुम ना वापस चले जाओ वहां पर इंजर्ड होकर के, रिटायर्ड हर्ट हो करके, और वापस आ जाना थोड़ी देर में। तब तक ये जो इतने पेसर्स हैं वो लोग चले जाएंगे। तुम 1-2 घंटे बाद वापस आ जाना, प्रॉब्लम क्या है, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो हॉस्पिटल जाकर के इलाज करा लेना। तो ऑलमोस्ट डिसाइडेड था कि वो चला जाएगा। मतलब वो बैठा हुआ था तब तक अपना खून ऐसे ऐसे कर रहा था। फिजियोथेरेपिस्ट उसको उठा रहा था कि भाई चलो पेविलियन में चलो, वहां पर चलो और चल के बैठो, तुम्हारा इलाज करते हैं। वो इरिटेट हो गया और उसने 2 वर्ड्स ऐसे बोले जिसने सिर्फ इंडिया की नहीं, इस पूरी दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री को पलट करके रख दिया, पूरी की पूरी दुनिया की। वो 2 वर्ड्स थे, मैं खेलेगा। इमेजिन करो, एक 16 साल का लड़का, टीवी पे जितने भी लोग देख रहे थे, स्पेशली विमेन, उन सबका ये कहना था कि ऐसी चीजों पे बैन लग जाना चाहिए, कि एक 16 साल के लड़के को अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि इतने बड़े बड़े पेसर्स के सामने जाने के लिए। कोई तरीका है? क्या कर रहे हैं? तो अगर वो पेविलियन चला जाता तो पूरी दुनिया समझ जाती। पूरी दुनिया को उस पर तरस आ रहा था, सिवाय एक इंसान के, उसको खुद को। बस उसको खुद को अपने आप पे तरस नहीं आ रहा था, और उसने ऐसा बोला जिससे सब कुछ बदल गया। और अगली ही बॉल जो सामने से आई उसमें उसने चौका मारा, चौका अगली बॉल पे। और मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे, चौका मारने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वकार यूनिस की आंख में आंख डाल करके देख सके। इस 16 साल के लड़के ने आंख में आंख डाल करके देखी, आंख में आंख डाल करके। एक हारा हुआ मैच जो इंडिया हारा पड़ा था, मतलब सबको पूरा भरोसा था कि इंडिया हारेगा मैच, उस मैच को ड्रॉ करा दिया। मतलब उस मैच को बचा लिया सचिन तेंदुलकर की और सिद्धू की पार्टनरशिप। 101 रन की 57 रन बनाए सचिन तेंदुलकर ने। And that's where a star was born.
एक स्टार पैदा हो गया। आज नहीं हुआ, आज जिसको हम जानते हैं वो वहां नहीं हुआ, वो हो गया था, तभी हो गया था, तभी जो उसने किया था। यही वो फर्क है, यही वो फर्क है उन लोगों में जो कर जाएंगे और जो नहीं कर पाएंगे। सब कुछ समझ आ गया, फोकस करना है, कैसे करना है, कहां करना है, क्यों करना है, सब कुछ समझ आ गया, बहुत बढ़िया है। तो अब आप करोगे तो इसका मतलब वैसे ही होगा जैसे आप चाहते हो? नहीं, लाइफ वो करेगी जो आपने सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया। मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे अब तो संदीप महेश्वरी ने सारा फॉर्मूला बता दिया, मैं इसको कर रहा हूं और अब तो ये होने ही वाला है, और उसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा, उसका उल्टा होगा। मतलब लाइफ आकर के आपके सामने खड़ी हो जाएगी जो लाइफ है, और वो खींच के थप्पड़ मारेगी आपके मुंह पे और आप गिर जाओगे। मतलब एक बाउंसर आएगी जो आपको लगेगी और आप चारों तरफ खून ही खून हो जाएगा। उस टाइम पे जो फर्क होगा ना एक विनर में और एक लूजर में, वो बहुत सिंपल सा है, जो उसके 10 सेकंड के अंदर अंदर पता लग जाएगा। 10 सेकंड के अंदर, 10 दिन नहीं लगेंगे, 10 सेकंड के अंदर। जो लूजर होगा वो गिरेगा और दोबारा नहीं उठेगा, स्ट्रेचर पे पेवेलियन में चला जाएगा, अपने कंफर्ट जोन में चला जाएगा, पूरी दुनिया समझ जाएगी। मतलब वो गिरेगा तो सही लेकिन दोबारा खड़ा नहीं होगा। दूसरी तरफ जो विनर है, जो जीतेगा, वो एक बार नहीं 1000 बार गिरेगा, 1000 बार गिरेगा और दोबारा से खड़ा होगा, और खड़ा होकर के बोलेगा कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा।